दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को साहित्य से संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित गद्य विभाग से पूछे जाने वाले एक एक वाक्य में उत्तर कैसे लिखा जाए उसके बारे में समझाया था। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को साहित्य से संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित पद्य विभाग में कृति 2 के दीर्घ ई में आने वाले प्रश्नों के उत्तर जो कि एक एक वाक्य में लिखने के लिए पूछा जाता है और 2 अंकों के लिए निर्धारित किया गया है, इस बारे में समझेंगे। इस स्लाइड के माध्यम से बहुत ही संक्षिप्त रूप से मैं पेपर पैटर्न का दूसरा विभाग पद्य विभाग जो कि 20 अंकों के लिए रहता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इनमें से आपको जो आज वीडियो के माध्यम से समझाने का मूल उद्देश्य है वो जो दीर्घ ई यानी चौथा खंड इस विभाग का 2 अंकों के लिए जिसे निर्धारित किया गया है वो कहां पर है और किस तरह के प्रश्न रहते हैं, उसी के बारे में आज हम समझने वाले हैं। पद्य विभाग जो कि दूसरी कृति यानी क्वेश्चन नंबर 2 के आधार पर पूछा जाता है, 20 अंकों के लिए रहता है। उसमें प्रश्न 4 तरह से दिए जाते हैं, 2 पैराग्राफ से रिलेटेड और 1 रसास्वादन से, और चौथा जो आज हम करने वाले हैं दीर्घ ई साहित्य से संबंधित, वो कितने कितने अंकों का है वो यहां पर देख लेते हैं। तो कृति 2 पद्य विभाग का 4 खंडों में बटा हुआ निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। ये 6 अंक के लिए रहता है। आप जानते हैं कि 2 संजाल के लिए, 2 शब्द संपदा के लिए, 2 स्वमत के लिए, और कृति पत्रिका से संबंधित जो प्रारूप है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने पेश कर चुका हूं, उसको आप जाकर मेरे लिंक के जरिए देख सकते हैं। कृति 2 के जो दीर्घ आ है वो भी बिल्कुल इसी भांति है कि निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ये भी 6 अंक के लिए है और 3 खंडों में बटा रहेगा, संजाल के लिए, स्वमत के लिए और शब्द संपदा के लिए। तीसरा जो पद्य विभाग से संबंधित प्रश्न है रसास्वादन का, ये इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक वीडियो में कि किस तरह से रसास्वादन किया जाना चाहिए मुद्दों के आधार पर और संपूर्ण कविता के आधार पर, ये मैं आपको पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं। आज जो इस वीडियो को बनाने के पीछे मूल उद्देश्य है वो ये दीर्घ ई साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित एक एक वाक्य में उत्तर कैसे लिखा जाए और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने अंकों के लिए रहते हैं, इसके बारे में हम देखने और समझने वाले हैं। तो 4 प्रश्न आपको यहां पर पूछे जाएंगे जिनमें से आपको कोई 2 करना होता है और हर एक के लिए 1-1 अंक है, यानी 2 अंकों के लिए इसका निर्धारण किया गया है। तो चलिए अगले स्लाइड के माध्यम से हम एक एक चैप्टर जो पोएम से रिलेटेड है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे साहित्य से संबंधित, हम प्रश्न भी देखते हैं और उनका उत्तर हम कैसे लिखें कि हमें अच्छे से अंक प्राप्त हो सके, वो हम आगे की स्लाइड के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न जो रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, कृति 2 ई 1 वाक्य में उत्तर आपको लिखना रहेगा। 4 प्रश्न दिए रहेंगे, 4 में से कोई 2 आपको करना है और हर एक के लिए 1-1 अंक का निर्धारण किया गया है। प्रश्न जो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा वो त्रिवेणी जो पहली ही कविता है त्रिवेणी की मतलब त्रिपुरारी जी की प्रेरणा कविता, इसमें से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ये कि त्रिवेणी काव्य प्रकार की विशेषताएं। अब यहां पर आपको 2 विशेषताएं लिखने के लिए आएगा। अब यहां पर जितनी भी विशेषताएं उनमें से कोई 2 आप वहां पर लिख सकते हैं। जैसे कि पहला यहां पर है, त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद होता है। अगली जो विशेषता है, इसकी तीनों पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति हुई है। अगली जो विशेषता है, त्रिवेणी की पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ते हैं। त्रिवेणी की तीसरी पंक्ति, ध्यान से सुनिएगा, त्रिवेणी की तीसरी पंक्ति पहली दोनों पंक्तियों में छिपे भाव को एक नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। अगली जो विशेषता है, त्रिवेणी में सामयिक स्थितियों
रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मक सोच को भी दिखलाया गया है। अगला जो प्रश्न त्रिवेणी से रहेगा, प्रेरणा नामक कविता से, उसमें कवि त्रिपुरारी जी की अन्य रचनाएं, इनमें से कोई दो आपको लिखना रहेगा। वो जो यहां पर दिए गए हैं इनमें से कोई आप दो लिख सकते हैं। जैसे नींद की नदी, ये कविता कलेक्शन है, कविता संग्रह है। दूसरा त्रिपुरारी जी का कहानी संग्रह जिसका शीर्षक नॉर्थ कैंपस है। और त्रिपुरारी जी का जो टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया प्रेरणा जो कविता है वो त्रिवेणी संग्रह से है, सांस के सिक्के, ये आपकी मूल पुस्तक है। इसी में से प्रेरणा नामक कविता को लिया गया है। तो इनमें से किसी दो को आपको जब प्रश्न आए त्रिपुरारी जी की रचनाओं के बारे में लिखने के लिए, तो कोई दो आप वहां पर लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न रहेगा वो 15 अगस्त गिरिजा कुमार माथुर जी के द्वारा पूछा जाएगा, उनकी कविता या उनके माध्यम से। क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है, गिरिजा कुमार माथुर जी के काव्य संग्रह, इन्होंने क्या क्या लिखा है, इनमें से कोई दो आपको ध्यान में रखना होगा। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, जो बंध नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूं सामने, ये पोएम कलेक्शन है, काव्य संग्रह। इनमें से कोई दो आप लिखेंगे। अगला जो प्रश्न गिरिजा कुमार की कविता 15 अगस्त से रहेगा वो इस तरह से कि तार सप्तक के कवियों के नाम। तार सप्तक के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया होगा। उनमें से कई ऐसे कवि हैं जिनको आपकी टेक्स्ट बुक में दिया भी गया है जिनका नाम, उनमें से कोई दो नाम आपको लिखने होंगे। यहां पर मैंने तमाम कवियों के नाम लिखे हुए हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यनज्ञ, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमीचंद्र जैन, भरत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा। इनमें से कोई दो कवियों के नाम आपको जब यह प्रश्न पूछा जाए कि तार सप्तक के कवि के नाम, तो आप वहां पर दो आंसर लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न रहेगा वो मध्य युगीन काव्य, भक्ति महिमा और बाल लीला कविता से संबंधित रहेगा। पहला संत दादू दयाल से है कि निर्गुण शाखा के संत कवि, निर्गुण यानी निराकारी, यानी ईश्वर को कोई एक आकार में न मानते हुए उसकी पूजा अर्चना करने वाले कौन से कवि थे? संत कबीर, गुरु नानक, संत रैदास, संत मलूकदास इत्यादि। यानी कई ऐसे कवि थे जो निर्गुण धारा से संबंधित थे। तो इनमें से कोई दो आप वहां पर उत्तर के तौर पर लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न यहां पर आएगा, संत दादू दयाल के साहित्यिक जीवन का मुख्य लक्ष्य, यानी जो लिखा है उसका उद्देश्य, उसका मकसद क्या है, वहां पर आप दो बिंदु लिख सकते हैं। जैसे पहला है सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास संबंधी मिथ्याचार का विरोध। इनकी साहित्यिक जो कृतियां हैं उनका मुख्य लक्ष्य में से एक बिंदु ये है। अगली जो बिंदु है, अगला जो पॉइंट है वो ये कि ईश्वर को निर्गुण और निराकारी रूप में उसकी उपासना करना। अगला जो पॉइंट रहेगा, नीति, ज्ञानोपदेश और संसार का व्यवहारिक ज्ञान देने वाली साहित्यिक कृतियां। ये संत दादू दयाल के साहित्यिक जीवन का मुख्य लक्ष्य जो है उनमें से ये एक है। तो कृतियां हैं ये। गुरु भक्ति की महिमा का वर्णन, सभी मनुष्यों में समानता की भावना होने पर बल देना, ये इनकी साहित्यिक कृतियों का मुख्य लक्ष्य माना जा सकता है। इनमें से आपको कोई दो जो लक्ष्य है, जो पॉइंट है, वो आपको लिखना रहेगा। अगला संत सूरदास के प्रमुख ग्रंथ जो जो इन्होंने लिखा उनमें से कोई दो आप लिख सकते हैं। जैसे यहां पर सूर सागर पहला है, उसके बाद सूर सारावली लिया गया है, उसके बाद साहित्य लहरी इत्यादि। इनमें से कोई दो आपको लिखना रहेगा। अगला संत सूरदास के इस पोएम से यानी बाल लीला से जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये कि संत सूरदास की रचनाओं के प्रमुख विषय। तो यहां पर आप इस तरह के बिंदु लिख सकते हैं कि कृष्ण के बाल रूप का वर्णन हुआ है, या फिर अगला बिंदु यहां पर आप देख सकते हैं वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति हुई है, या फिर अगला बिंदु यहां पर राधा कृष्ण के प्रेम वर्णन को यहां पर इनकी रचनाओं में अभिव्यक्त किया गया है। अगला जो
आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो चैप्टर नंबर 7 स्वागत है श्याम दानेश्वर जी की प्रवासी साहित्य रचना से संबंधित रहेगा। अब यहां पर प्रश्न ही पूछा गया है प्रवासी साहित्य की विशेषताएं, तो आप यहां पर लिख सकते हैं विदेशों में आबाद हो जाने वाले भारतीयों के माध्यम से लिखा जाने वाला साहित्य प्रवासी साहित्य कहलाता है। ये एक विशेषता हो गई। अगली विशेषता, परिजनों से बिछड़ने वाले गम, गुलामी का दंश और पीड़ा के साथ साथ भविष्य के प्रति आशावादी सोच प्रवासी साहित्य की विशेषताएं हैं। अगला बिंदु यहां पर आप लिख सकते हैं प्रवासी साहित्य के माध्यम से प्रवास की संस्कृति, संस्कार और उस भूभाग के लोगों की परिस्थितियों से अवगत कराना, यह उनकी विशेषता मानी जाएगी। गिरमिटिया लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव को दिखलाना, यह प्रवासी साहित्य की एक अलग विशेषता है। अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये कि अन्य प्रवासी साहित्यकारों के नाम, जैसे श्याम दानेश्वर जी हैं, इसी प्रकार और भी बहुत सारे कवियों के नाम हैं, वो यहां पर आप देख सकते हैं। अभिमन्यु अनंत, उसके बाद जो अगला है जोगिंदर सिंह कंवल जी और स्नेहा ठाकुर आदि। ये जितने भी कवि हैं ये प्रवासी साहित्यकार हैं। इनमें से कोई दो आपको ध्यान में रखने हैं और उत्तर के तौर पर आपको लिखना होगा। तो छात्रों, इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से मैंने साहित्य से संबंधित जो पद्य विभाग से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, एक एक वाक्य में या एक शब्दों में आपको उत्तर लिखना होगा। वो इस प्रकार से यदि आप लिखते हैं तो आप डेफिनेटली अच्छे अंक की प्राप्ति कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मात्र इतना ही। एक नए वीडियो के माध्यम से हम फिर जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप तमाम लोगों से अलविदा।